हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास का लास्ट चैप्टर जो है हमारा सेमीकंडक्टर्स उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये चैप्टर काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रखता है। अप्रॉक्सीमेट आप मान के चलें कि 7 to 8 मार्क्स के आसपास का ये चैप्टर आपको अपने बोर्ड में मिल जाएगा। और ऊपर से एक अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर में ना न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत कम है, ना के बराबर है। पूरा चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है, बहुत से डायग्राम्स आपके पास आएंगे। स्टार्टिंग से अगर आप बेसिक पकड़ के चलेंगे ना तो ये चैप्टर लास्ट तक आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए उसका जो बेसिक है वो सारा इस चैप्टर के अंदर आता है। और इसी चैप्टर को अगर एडवांस लेवल पे बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के नाम से एक ब्रांच होती है ट्वेल्थ क्लास के बाद इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर, ईसी ब्रांच बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जो ब्रांच है उसमें सारी की सारी कहानी इस सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ही पढ़ाई जाती है। इसी से जुड़े हुए हर एक टॉपिक के ऊपर अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है और बहुत सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं। तो मतलब एक बेसिक है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का जो इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। काफ़ी ईजी और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये। देखो, सबसे पहले बात करते हैं सेमीकंडक्टर की हिस्ट्री के बारे में। अब हुआ क्या था कि सेमीकंडक्टर की जब तक आए नहीं थे उससे पहले, यानी ट्रांजिस्टर जैसे एक डिवाइस है हमारे पास जो सेमीकंडक्टर के ऊपर बेस्ड डिवाइस है, जब तक ट्रांजिस्टर का डिस्कवरी नहीं हुआ था उससे पहले तक कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर और हर जगह पे वैक्यूम ट्यूब यूज़ किए जाते थे। तो जो ये आप देख रहे हैं ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं, ये काफ़ी बड़ी बड़ी और बल्कि सी ट्यूब हुआ करती थी, इनको यूज़ किया जाता था। अब वैक्यूम ट्यूब्स के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये वैक्यूम ट्यूब्स बहुत जल्दी हीट हो जाया करती थी और हीट होने के बाद इनका जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो काफ़ी कम हो जाती थी पहले की कंपैरिजन में। अब इन डिवाइसेस के अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो था वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो सकता था, कैथोड से एनोड की तरफ, इसलिए इनको वॉल्व भी बोलते थे। इनके बिहाफ पे दो तरह के डिवाइस यूज़ होते थे, एक को बोलते थे डायोड वॉल्व, है ना, और एक को बोला करते थे ट्रायोड वॉल्व। तो ये डायोड और ट्रायोड वॉल्व के नाम से डिवाइसेस आया करती थी जो वैक्यूम ट्यूब के ऊपर बेस्ड थी। पुराने ज़माने के कंप्यूटर्स में यही यूज़ किया था। इसकी वजह से कंप्यूटर्स का जो साइज़ था ना वो काफ़ी बल्कि हो जाता था। काफ़ी बड़े बड़े कंप्यूटर्स पूरे पूरे रूम में ऑक्यूपाई होते थे और वो बहुत जल्दी हीट हो जाते थे और काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करते थे। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी उनके साथ में। तो मैंने ये बात भी यहाँ पे मेंशन की हुई है कि द मेन प्रॉब्लम विद द वैक्यूम ट्यूब्स वाज दैट दे आर बल्कि, हाई पावर कंज्यूम करते थे और उनकी जो लाइफ थी, वर्किंग कैपेसिटी थी, वो काफ़ी कम थी आज के ज़माने के कंप्यूटर के कंपैरिजन में। तो धीरे धीरे इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ और लोगों को ज़रूरत समझ में आई कि हाँ, सेमीकंडक्टर्स नाम की कोई चीज़ भी एग्जिस्ट कर सकती है, तो क्यों ना उसका डेवलपमेंट किया जाए। तो सबसे पहली सेमीकंडक्टर डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम्स में यूज़ की करनी स्टार्ट करी हम लोगों ने, दैट वाज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर अपने आप में एक पूरा एक सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइस है जो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जाता है। ठीक है। सबसे अच्छी बात क्या है, एक तो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे से आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं, काफ़ी कम पावर कंज्यूम करती हैं, लो वोल्टेज पे ऑपरेट हो जाती हैं, है ना, और इनकी रिलायबिलिटी और लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा होती है बाकी अदर डिवाइसेस की कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इस चैप्टर में सॉलिड्स को दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन जो है वो तो है कंडक्टिविटी के बिहाफ पे, जो हम आज तक पढ़ते आए हैं कि 3 तरह के मटेरियल होते हैं, एक को कंडक्टर बोलते हैं, एक को इंसुलेटर बोलते हैं और एक को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ये तो बहुत बेसिक सा क्लासिफिकेशन आपने पहले भी कहीं ना कहीं सीखा हुआ है। इसके अलावा एक क्लासिफिकेशन और आएगा एनर्जी बैंड के डायग्राम के हिसाब से। एनर्जी बैंड डायग्राम के अकॉर्डिंग जब क्लासीफाई करेंगे तो उसके लिए मैं आपको पहले ये पढ़ाऊंगा कि एनर्जी बैंड डायग्राम होते क्या हैं, और फिर हम लोग देखेंगे कि एनर्जी बैंड डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग किस तरीके से इन कंडक्टर्स को, इंसुलेटर्स को और सेमीकंडक्टर्स को समझ सकते हैं। फिलहाल बेसिक जो हमने आज तक पढ़ा है इनके बारे में, उसी के बिहाफ में आपको क्लासिफिकेशन करा रहा हूँ उनकी कंडक्टिविटी के बिहाफ पे। तो पहला मटेरियल हमारे पास जिसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स को कंडक्टर बोलने का कारण क्या है, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पाते हैं क्योंकि इनमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। मेटल्स इनका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है। ज़्यादातर जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी अच्छे कंडक्टर होते हैं, और सिंपल कारण क्या है कि उनके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे ही बाहर से एनर्जी सप्लाई की जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल के क्रिस्टल के अंदर दौड़ना स्टार्ट कर देता है और हम बोलते हैं कि करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। इसके अलावा इसके जस्ट अपोजिट जो हैं इंसुलेटर, उनकी बात करते हैं। इंसुलेटर्स में क्या है, इंसुलेटर्स वो मटेरियल होते हैं जिनमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी दे आर वेरी वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उनमें आप करंट पास करा ही नहीं सकते चाह के भी, क्योंकि उनके अंदर
एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और इलेक्ट्रॉन ही चाहिए करंट को फ्लो कराने के लिए। इलेक्ट्रॉन अगर मूव नहीं होगा तो करंट भी फ्लो नहीं हो पाएगी। तो इंसुलेटर के वही कॉमन से एग्जांपल ड्राई वुड हो गया, प्लास्टिक है, माइका है, रबर है, ये सब क्या है, इंसुलेटर्स हैं। ये वो मटेरियल है जिनके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता, इस वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करा सकते इनके अंदर। ठीक है, अब इन कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में एक चीज़ आती है सेमी कंडक्टर। देखो सेमी मतलब आधे और कंडक्टर मतलब ऑब्वियसली बात है कंडक्टर आधे कंडक्टर, यानी ये एक इंटरमीडिएट चीज़ होती है जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम होती है बट इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, यानी एक तरह से बीच के मटेरियल हो गई हैं। दे हैव कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट टू कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी कंडक्टर जितने कंडक्टिव भी नहीं होते हैं बट इंसुलेटर जैसे ख़राब भी नहीं होते। इनमें हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करंट का फ्लो करवा सकते हैं, यही इनकी सबसे अच्छी खास बात है। भाई सोचो, जब कंडक्टर्स ऑलरेडी अवेलेबल थे तो सेमी कंडक्टर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उसका कारण यही है, कंडक्टर्स में ना जो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। हर मटेरियल में नेचुरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं कि कॉपर में उसके पर सेंटीमीटर क्यूब में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, एल्यूमिनियम में इतने होंगे, सिल्वर में इतने होंगे। वहाँ पे आप नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो अवेलेबल हैं उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि वो नेचुरल मटेरियल है, अर्थ में से हम लोगों ने उसको निकाल के मेटलर्जिकल प्रोसेस के ज़रिए एक्सट्रैक्ट करा है। जबकि सेमीकंडक्टर के साथ ऐसा नहीं है। सेमीकंडक्टर में पढ़ोगे एक प्रोसेस बोलते हैं डोपिंग के नाम से। तो सेमीकंडक्टर में हम लोग डोपिंग करा के अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितने चार्ज कैरियर्स चाहिए उनको जनरेट कर सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर में करंट का कितना फ्लो होगा, कितने अमाउंट की करंट कब फ्लो होगी, ये सब हमारे कंट्रोल में होता है। तो इसलिए सेमीकंडक्टर वर्ड ही यही है, सेमी मतलब आधे कंडक्टर्स जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम है बट इंसुलेटर से ज़्यादा है, यानी इनकी कंडक्टिविटी हम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करते हैं। बेसिकली दो तरह के होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इनका और आगे वास्ट क्लासिफिकेशन आपको आगे दिखाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर तो सेमीकंडक्टर के ऊपर है। तो चलिए पढ़ लेते थोड़ा सेमीकंडक्टर के बारे में और आगे। तो एनसीईआरटी ने सेमीकंडक्टर को फर्दर जब क्लासीफाई करने की बात आती है तो दो पार्ट में क्लासीफाई कर रखा है। एक को बोलते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एलिमेंट फॉर्मेट में, है ना, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, क्योंकि एलिमेंट है तो ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। इसके अलावा दूसरे हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलके नया कोई फॉर्म बनाते हैं तो उसको कंपाउंड बोलते हैं। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर में तीन वैरायटी आती हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर। इनमें से अगर मैं बात करूं कि ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, तो ये तो फ्यूचरिस्टिक सेमीकंडक्टर हैं जिन पे अभी भी इंडस्ट्री में काफ़ी काम चल रहा है। मतलब ये एज सच अभी यूज़ नहीं होते हैं, इन पे बहुत सारी रिसर्च वर्क चल रही हैं। तो ये अभी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम इनकी अभी चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल प्रैक्टिकली जो हम लोग यूज़ करने लगे हैं उनमें कौन से सेमीकंडक्टर हैं, वो हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में जैसे कुछ नाम लिखे हुए हैं, GaAs। अब सोचो, Ga गैलियम को बोलते हैं, As आर्सेनिक को बोलते हैं। तो नाम कंबाइंड होके कंपाउंड का क्या पड़ गया, गैलियम आर्सेनाइड। तो कंपाउंड का नाम हो गया गैलियम आर्सेनाइड। इसी तरह से CdS, Cd होता है कैडमियम, S होता है सल्फर के लिए, तो कैडमियम सल्फाइड। ऐसे इसको बोल लो InP, In होता है इंडियम, इंडियम फॉस्फाइड, ठीक है, P से फॉस्फोरस होता है तो फॉस्फाइड बन गया। ऐसे कैडमियम सेलेनियम। तो इस तरह की ये काफ़ी कॉमन से यूज़ किए जाने वाले इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। बाकी ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में कुछ नाम लिखे हुए हैं, इनको आपको ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये बेसिक चीज़ दे रखी है उन्होंने। तो इतनी बात क्लियर हो गई। कंडक्टिविटी के बिहाफ पे देखें तो तीन तरह के मटेरियल, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। यहाँ पे हम लोगों ने फ्री इलेक्ट्रॉनों की चर्चा करी है और उसके हिसाब से इनको क्लासीफाई करा है। सेमीकंडक्टर के फर्दर दो पार्ट कौन से हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और कंपाउंड सेमीकंडक्टर। इसमें कंपाउंड में फर्दर तीन पार्ट, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ठीक है। तो इसमें से आपको एलिमेंटल याद होने चाहिए और इनऑर्गेनिक वाले याद होने चाहिए, ठीक। ये था पहला क्लासिफिकेशन। दूसरे क्लासिफिकेशन के ऊपर जाएंगे तो दूसरा क्लासिफिकेशन होगा एनर्जी बैंड डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो उससे पहले एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ लेते हैं कि होते क्या हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी थोड़ा सा ज़रा इसके बारे में सीखते हैं, ठीक है। थोड़ा इंट्रोडक्शन, ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं जानना, ज़रा समझिए। मैंने एक सिलिकॉन का आइटम लिया। अब इसके न्यूक्लियस के अंदर 14 प्रोटॉन होंगे क्योंकि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और उसके अकॉर्डिंग इसके न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन होंगे और 14 ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑर्बिट मैंने कुछ बना रखे हैं इसके चारों तरफ। ये K शेल हो गई इसकी, ये L हो गई, M हो गई, N हो गई। इनको हम N=1, N=2, N=3, N=4 ऐसे नंबर भी दे देते हैं। अभी जो एटॉमिक शेल ऐसे बनी हुई है इसको मैं ऐसे डायग्राम में भी शो कर सकता हूँ, है ना, मतलब एक ग्राफिकल फॉर्मेट में
इस तरह से शो कर दिया, जहाँ पे इस एक्सिस पे मैंने एनर्जी शो कर रखी है, क्योंकि बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता है कि हर एनर्जी लेवल पे एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के पास। जैसे हाइड्रोजन के केस में अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो उसके पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है ना। अगर वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है, ये सेकंड स्टेट में है, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग हर एनर्जी लेवल की एक फिक्स एनर्जी होती है। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ एनर्जी लेवल बनाए हुए हैं। ये n=1 वाला हो गया, मतलब इस डायग्राम को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया बेसिकली। एक सिंगल एटम के लिए है ये, जहाँ सिंगल एटम के लिए हर एक एनर्जी लेवल आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है। बट होता क्या है कि जब हमारे पास क्रिस्टल बनना होता है, यानी बहुत सारे सिलिकॉन के एटम जब पास पास आएंगे, जैसे ये सिलिकॉन का एटम है ना, बहुत सारे सिलिकॉन के एटम में अगर बना दूं, तो जब ये पास पास आते हैं सिलिकॉन के एटम और बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मैंने इतने सारे सिलिकॉन के एटम बना दिए, तो जब भी सिलिकॉन के एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो जब बॉन्ड बना के क्रिस्टल लैटिस बनाने की कोशिश करते हैं, तो इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है ना, वो ओवरलैप हो जाती हैं। बाहर बाहर वाली शेल्स क्या हो जाती हैं, ओवरलैप हो जाती हैं, और ओवरलैप होने की वजह से कुछ बैंड जनरेट होते हैं, एनर्जी बैंड जनरेट होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं नीचे वाले को वैलेंस बैंड और ऊपर वाले को कंडक्शन बैंड। देख रहे हो, एक देखो ये मैंने एक स्ट्रिप बनाई हुई है, एक पट्टी बनाई हुई है एक तरह से। इसके अंदर ढेर सारे अलग अलग एनर्जी लेवल हैं, एक एनर्जी लेवल, 2, 3, 4, ऐसे बहुत सारे एनर्जी लेवल एक जगह पे इकट्ठा हो गए। तो इस नीचे वाले को मैंने बोला वैलेंस बैंड। क्यों बोला, क्योंकि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एक थोड़े से गैप के बाद एक ऊपर बैंड और बन जाता है, जिसमें कुछ एनर्जी लेवल और होते हैं, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ये या तो खाली होता है या पार्शियली फिल्ड होता है, इसके बारे में आप आगे सीख जाओगे। मतलब बेसिकली जब बहुत सारे एटम्स आपस में मिलकर क्रिस्टल बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो हर एटम की जो आउटर मोस्ट शेल थी, है ना, बाहर बाहर की 3-4 शेल्स, वो आपस में कंबाइन हो गई और उनकी वजह से ही एनर्जी बैंड बन गए, जिनमें से नीचे वाले को, कम एनर्जी वाले को बोला वैलेंस बैंड, और ज़्यादा एनर्जी वाले को क्या बोला, कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो ये गैप बचा हुआ है, जिसको मैंने डेल्टा EG से शो कर रखा है, इसे बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड गैप, है ना। इसको फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं, आगे पढ़ोगे इस नाम से। देखो ये थियोरेटिकल पार्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है। व्हेन द एटम्स कम क्लोजर टू ईच अदर टू फॉर्म ए सॉलिड, देयर आउटर ऑर्बिटल्स ओवरलैप एंड फॉर्म बैंड ऑफ एनर्जीज। उनकी जो बाहर वाली ऑर्बिट्स हैं वो ओवरलैप हो जाती हैं और एनर्जी बैंड्स बन जाते हैं, जिनमें से लोअर एनर्जी बैंड को वैलेंस बैंड बोलते हैं और हायर वाले को कंडक्शन बोलते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है। कैसे बने ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपसे इसलिए करा दिया ताकि आपको भी पता हो कि एनर्जी बैंड डायग्राम बने कब थे। तो आपके पास एक सिंपल आंसर ये होना चाहिए कि जब बहुत सारे एटम्स हैं ना सिलिकॉन के या जर्मेनियम के, जब पास पास में आके क्रिस्टल बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी आउटर मोस्ट शेल ओवरलैप हो जाती है, और उस ओवरलैप होने की वजह से 2 तरह के बैंड बनते हैं, दैट्स इट। जिसमें से लोअर एनर्जी वाले को बोलते हैं वैलेंस बैंड, जिसमें सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो हायर एनर्जी बैंड होता है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड, जिसके अंदर या तो वो खाली होगा या वो पार्शली फिल्ड होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, पर इतना याद रखना है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है इसमें ज़्यादा। बात करते हैं इन तीनों के बारे में। इन तीनों की ज़रूर डेफिनेशन वगैरह की क्या होते हैं ज़रूर याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि एनर्जी बैंड थ्योरी क्या थी, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी बैंड गैप के बारे में जान लेते हैं, फिर क्लासिफिकेशन पे आएंगे। ठीक है, तो वैलेंस बैंड की बात फिर से कर लेते हैं, ज़रा दिखाता हूँ डायग्राम फिर से। ये हमारा डायग्राम है, ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पे एनर्जी शो कर रखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जो नीचे वाला मेरे पास एरिया है, इसको मैंने बोला वैलेंस बैंड। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग ऐसे एनर्जी लेवल्स होंगे। ठीक है, ये ऊपर वाला क्या है, कंडक्शन बैंड। इसके अंदर भी बहुत सारे एनर्जी लेवल्स बने हुए होंगे अलग अलग। इनके बीच के गैप को क्या बोला हुआ है, एनर्जी बैंड गैप बोला हुआ है। देखो वैलेंस बैंड के बारे में, दिस बैंड मे बी पार्शली और कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स बट इट कैन नेवर बी एम्प्टी। भाई सही बात है, कोई भी एटम मैं आपको दूं और मैं आपसे बोलूं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आउटर मोस्ट शेल में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो आएंगे ना, भले ही 1 इलेक्ट्रॉन आए, 2 आए, 4 आए, कितने भी आए, तो आउटर मोस्ट शेल में हमेशा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सर एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है आउटर मोस्ट शेल में, है ना। इसलिए मैंने बोला कि वैलेंस बैंड में हो सकता है वो पार्शियली फिल्ड हो सकता है वो कंप्लीटली फिल्ड हो, बट वो कभी भी खाली नहीं हो सकता। ठीक है, इन दिस बैंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिक करंट। जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में बंधा होगा, खुद सोचो एक एटम है मेरे पास, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल मान लो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2।
अब ये इलेक्ट्रॉन जब तक ऑर्बिट के अंदर बंधे रहेंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट थोड़ी ना करा सकते हैं। इनको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है तो अपनी ऑर्बिट छोड़ के बाहर आना पड़ेगा ना क्रिस्टल के अंदर। तो जब अपनी ऑर्बिट छोड़ के बाहर आएंगे तो इन्हें बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, तभी ये करंट फ्लो करवा पाएंगे। तो जब तक वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना हुआ है, जब तक अपनी ऑर्बिट में बैठा हुआ है, तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकता। यानी बेसिकली वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना, एक तरह से उन्हें ये मान के चलो कि वो आउटर मोस्ट शेल में ना, अपने एटम की आउटर मोस्ट शेल में बैठे हुए हैं। और वो इलेक्ट्रॉन जब तक आउटर मोस्ट शेल में है तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकता। उसको आउटर मोस्ट शेल से अपनी ऑर्बिट छोड़ के बाहर आना पड़ेगा। जैसे ही वो आउटर मोस्ट शेल से अपनी ऑर्बिट छोड़ के बाहर आ जाएगा तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ जंप कर गया, कंडक्शन बैंड में। यानी एक मेरे पास ये एटम है, इस एटम में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे 2 3 कितने बना लो। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अभी मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, उसका माना मैंने x लिख दिया। तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तब तक मैं बोलूँगा वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के अंदर बैठा हुआ है। अब जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ जाएगा तो मैं बोलूँगा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में। ठीक है ना। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जब चला जाता है तब वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक, ये बात है बस। तो इसलिए लिखा हुआ है कि जब तक इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होंगे तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा सकते। ठीक, बात करते हैं कंडक्शन बैंड की। 0 केल्विन टेम्परेचर ये यूनिवर्स का मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली होता है। क्यों? क्योंकि भाई 0 केल्विन टेम्परेचर पे कोई मूवमेंट तो हो नहीं रहा, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठे हुए हैं, वैलेंस बैंड में बैठे हुए हैं। यही पूरा फुल भरा हुआ है, जबकि ये क्या होगा उस टाइम पे, पूरा का पूरा खाली होगा। भाई कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ से, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आने तो वैलेंस बैंड से ही है ना। तो जब वैलेंस बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं रहा, मूव ही नहीं कर रहा, तो कंडक्शन बैंड 0 केल्विन पे हमेशा आपको खाली मिलेगा। बट रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, 20-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट की वजह से, थर्मल एक्साइटेशन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी ताकत आ जाती है, इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो वैलेंस बैंड से कहाँ जम कर जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, यानी अपनी आउटर मोस्ट शेल में से निकल के बाहर आ जाते हैं। तो हम बोलेंगे कि रूम टेम्परेचर पे ना थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन आपको कंडक्शन बैंड के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पहुंच गया वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया अपनी ऑर्बिट से, तो यस वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकता है। तो शॉर्ट स्टोरी इज दिस कि जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में बैठा हुआ है तब तक वो करंट फ्लो नहीं करवा सकता। अब जो उसे करंट फ्लो करवाना है तो उसे वैलेंस बैंड से कहाँ आना पड़ेगा, कंडक्शन बैंड के अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं एनर्जी बैंड गैप की, तीसरा पार्ट। अब देखिए ज़रा, मैंने आपको बोला था कि वैलेंस बैंड के अंदर अलग अलग पार्टीशंस होते हैं, इस तरह से बहुत सारे एनर्जी लेवल हैं। तो इसमें से वैलेंस बैंड का जो टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल है ये वाला, वैलेंस बैंड का टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड का लोवेस्ट एनर्जी लेवल, इनके बीच में जो गैप है इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। ध्यान रखना, रैंडम मत बोलना कि सर द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, नहीं जी। वैलेंस बैंड के अंदर ढेर सारे एनर्जी लेवल हैं, बहुत सारे एनर्जी लेवल का कलेक्शन है वैलेंस बैंड। ऐसे ही बहुत सारे एनर्जी लेवल्स का कलेक्शन है कंडक्शन बैंड। तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड का और लोएस्ट एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड का, इनके बीच का जो गैप है इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिस तरह से आप ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कुदाने के लिए ना, जंप करवाने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो अपने वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में चला जाए, उसे बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। कहीं ना कहीं आपने आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। गैसेज स्टेट में कोई एटम होगा तो उसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए उसको जितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो कुछ कुछ आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कहाँ जंप कराना है, कंडक्शन बैंड में। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने का क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन अपने एटम की आउटर मोस्ट शेल से बाहर आ गया क्रिस्टल में, तो हम बोलते हैं वैलेंस बैंड से कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में। तो उसके लिए जितनी एनर्जी लगी उसी को आप क्या बोलते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हो। तो उसको कुछ कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह भी समझ सकते हो। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखी हुई है, एनर्जी बैंड गैप को फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं। इट इज़ द गैप बिटवीन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड एंड लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड का लोवेस्ट एनर्जी लेवल, इसके बीच का जो ये गैप है इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी बैंड गैप। इस गैप में ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ना बीच रास्ते में, इलेक्ट्रॉन या तो वैलेंस बैंड में होगा या कंडक्शन बैंड में होगा। भाई इलेक्ट्रॉन या तो अपनी ऑर्बिट में होगा या ऑर्बिट से बाहर होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में भी है ऑर्बिट से बाहर भी है। तो इसलिए ये वो एरिया है जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। ठीक है, अब ये एनर्जी बैंड गैप होगा कितना, ये डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा है। सिलिकॉन के केस में एनर्जी बैंड गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखिएगा।
यानी सिलिकॉन के अंदर अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करवाना है तो कम से कम इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को। जर्मेनियम के केस में काफ़ी कम होता है, 0.7 से काम चल जाता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जर्मेनियम क्रिस्टल है मेरे पास अगर, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करवाने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए मिनिमम इतनी एनर्जी से काम चल जाएगा। तो इसलिए जर्मेनियम वाला क्रिस्टल जो होता है वो काफ़ी चीज़ों में ज़्यादा बेनिफिशियल होता है सिलिकॉन के कंपैरिजन में, क्योंकि कम एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ जंप कर पा रहा है, कंडक्शन बैंड में। और जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में जाएगा तभी तो वहाँ पे वो एनर्जी कंडक्ट करा पाएगा, समझ रहे हो, तो तभी तो वहाँ पे वो करंट को फ्लो करवा पाएगा। करंट के फ्लो करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्री होना ज़रूरी है ना। इलेक्ट्रॉन फ्री कब होगा, जब वैलेंस बैंड को छोड़ देगा, यानी अपनी आउटर मोस्ट शेल को छोड़ देगा। ठीक, तो ये अभी तक मैंने आपको वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और एनर्जी बैंड गैप के बारे में ABCD बताई। अब ज़रा क्लासिफिकेशन पर जाते हैं फाइनली, जो हमारा दूसरा B वाला क्लासिफिकेशन था। भाई पहला क्लासिफिकेशन तो कंडक्टिविटी के बिहाफ पे हो गया, जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉनों की बात कर ली थी कि फ्री इलेक्ट्रॉनों के बिहाफ पे कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। तो अब एनर्जी बैंड गैप के हिसाब से कैसे इसको हम लोग देखेंगे या समझेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए। ये बोर्ड में ऑलरेडी आया हुआ है। डिफरेंस क्रिएट करने को आता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। तो एनर्जी बैंड डायग्राम के बिहाफ पे आपको डिस्टिंग्विशन करना है। तो देखिए ज़रा, कंडक्टर्स के बारे में हम लोगों को सबको पता है कि कंडक्टर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, उनमें आसानी से करंट पास हो जाती है। उसका कारण एनर्जी बैंड डायग्राम के हिसाब से क्या समझाओगे, तो उसमें देखो होता क्या है, कुछ जो बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इनमें कंडक्शन बैंड ये पिंक वाला और जो ये वैलेंस बैंड है पर्पल वाला, ये ओवरलैप हो जाते हैं। देख रहे हो, कुछ रीजन मैंने आपस में ओवरलैप कर रखा है। यानी वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी किस में प्रेजेंट है, भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इस जगह पे, वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड का पार्ट भी है और कंडक्शन बैंड का पार्ट भी है, समझ रहे हो। मतलब वो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी तैयार हैं भागने के लिए, बस अपने बाहर से एनर्जी सप्लाई करो, वो तुरंत भागना स्टार्ट कर देंगे, यानी वो ऑलरेडी फ्री है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, जिसकी वजह से आराम से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। तो दो कंडीशन हो सकती हैं, कंडक्टर्स में या तो वैलेंस और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे होंगे, अगर ओवरलैप नहीं करे तो बिल्कुल इनके बीच का जो एनर्जी बैंड गैप होगा ना वो कितना होगा, जीरो, बिल्कुल साइड बाय साइड अटैच होंगे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। यानी यहाँ के इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने के लिए ना के बराबर एनर्जी चाहिए। हल्की सी बाहर से एनर्जी सप्लाई करें, जैसी बैटरी लगाया आपने किसी कंडक्टर पे, तुरंत इलेक्ट्रॉन का दौड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो यही मैंने लिखा हुआ है कि इन कंडक्टर्स आइदर देयर इज़ नो एनर्जी बैंड गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, या तो कोई एनर्जी बैंड गैप होता नहीं है या वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं। ये डायग्राम आप बना के आएंगे ध्यान से, ठीक है। तो हम लोग ने लिखा है आगे, हेंस इलेक्ट्रॉन कैन ईजिली मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। जब गैप ही नहीं है या ओवरलैप कर रहे हैं तो आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है विद मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ड्यू टू विच ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। जब आसानी से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे ना हमारे पास कंडक्शन बैंड में, और जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री स्टेट में तो बहुत बढ़िया से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी। बट अगेन प्रॉब्लम इज़ दैट कि इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे होते हैं, वो हर एक मटेरियल में अलग अलग है और हम लोग वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते करंट का अमाउंट, समझ रहे हो, कि जितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे पहुँचने हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में वो पहुँच जाएंगे, हम उनकी काउंटिंग घटा बढ़ा नहीं सकते। यहाँ पे हम काम वो सेमीकंडक्टर में कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में हमने ये देखा था कि इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा पाते। उसका कारण देखिए क्या होता है, इंसुलेटर में क्या है ना, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो ये एनर्जी बैंड गैप होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा का एनर्जी बैंड गैप होता है। यानी किसी इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से यहाँ पे आना है तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और इतनी एनर्जी सप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं होता। अगर आप इतनी एनर्जी किसी इंसुलेटर को दे देंगे तो वो जल जाएगा, यानी उसकी लैटिस ही टूट जाएगी, मटेरियल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आप कितनी भी बाहर से एनर्जी सप्लाई करने की कोशिश करें इंसुलेटर को, उसके अंदर आप करंट फ्लो नहीं करवा सकते, यानी इलेक्ट्रॉन कभी भी यहाँ से यहाँ आएगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा ही नहीं तो कभी भी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा नहीं, हमेशा खाली होगा, तो कभी भी आपके जो इंसुलेटर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाएंगे, ठीक है ना। यही बातें मैंने यहाँ पे थ्योरी में लिखी हुई हैं, बहुत बेटर वे में ये नोट्स बने हुए हैं, तो इनको अच्छे से आप पढ़ लेना। बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की अब। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे हमें पता है कि हमारा जो वैलेंस बैंड है वो पूरी तरह से भरा होता है, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यानी 0 केल्विन टेम्परेचर पे आप ये बोल सकते हो कि आपके सेमीकंडक्टर इंसुलेटर जैसा ही बिहेव करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है। 0 केल्विन टेम्परेचर पे जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं पहुँच पाएगा तो बिल्कुल आपका सेमीकंडक्टर इंसुलेटर का काम कर रहा है। लेकिन होता क्या है
कि ये जो एनर्जी बैंड गैप है ना सेमीकंडक्टर के केस में, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का होता है। यहाँ तो ज़्यादा था भाई, यहाँ तो एनर्जी इतनी देनी पड़ेगी कि मटेरियल जल जाएगा। यहाँ पे एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम की होती है। जैसे देखा था ना हमने, सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। तो होता क्या है कि अगर हम लोग बाहर से रूम टेम्परेचर पे एनर्जी दें उसको, तो रूम टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब करके यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर जाते हैं, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं। तो यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर गए, वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जंप कर गए। तो कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन आने स्टार्ट हो गए ना। तो इस वजह से यस, हमारा जो सेमीकंडक्टर है रूम टेम्परेचर पे आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। और आगे जब तुम देख पढ़ेंगे ना डोपिंग वाला प्रोसेस, तो उसमें तुम देखोगे हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग घटा बढ़ा सकते हैं। भाई यहाँ तो पॉसिबिलिटी ही नहीं थी ना, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर सकता क्योंकि एनर्जी बैंड गैप इतना ज़्यादा है, आप इतनी एनर्जी सप्लाई नहीं कर पाओगे। यहाँ एनर्जी बैंड गैप जो है मटेरियल में 3 से कम का होता है और इतनी एनर्जी सप्लाई कर पाना पॉसिबल होता है मटेरियल को डिस्ट्रॉय किए बिना। तो इसलिए हम लोग आराम से रूम टेम्परेचर पे आराम से कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे। और भले ही काउंटिंग में थोड़े कम हैं, बट हाँ कंडक्शन बैंड में पहुँच तो गए। एक नन्ही सी थोड़ी सी करंट स्टार्ट तो हुई फ्लो होना, उस करंट को कैसे बढ़ाना है घटाना है वो हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे आगे। तो फिलहाल हमको एनर्जी बैंड डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं तुम्हें दिखाऊं इनको एक साथ, तो इस तरह से मैंने तीनों का डिफरेंशिएशन तुम्हें यहाँ पे करना सिखाया है। प्रॉपर्ली इस चीज़ को पढ़ लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि कैसे आप डिस्टिंग्विशन करेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो ये क्लासिफिकेशन हमारा हो गया। अब फाइनली आते हैं सेमीकंडक्टर की इन डेप्थ स्टोरी पे। बेसिक ABCD हम लोगों ने देख ली, चैप्टर इट्स ऑल अबाउट सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखा था, वो एलिमेंटल, कंपाउंड, वो सब नाम देखे थे। अब एग्जैक्टली और इन डेप्थ में आते हैं कि किस टाइप की उसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, उसके हिसाब से सेमीकंडक्टर के क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। तो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपने सेमीकंडक्टर में कोई बाहर से इम्प्योरिटी आइटम ऐड करा है नहीं करा है, उसके हिसाब से 2 तरह के स्टैंडर्ड सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक किसको बोलते हैं, ये प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, इनमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं की गई है। डोपिंग का मतलब बाहर से कोई दूसरे एटम की इम्प्योरिटी डालना, वो नहीं किया गया है। बाहर से कोई दूसरे एटम की इम्प्योरिटी नहीं डाली गई है, प्योर स्टेट में है, तो इनका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं होता। प्योर स्टेट में हमारे कोई खास काम के नहीं होते। एग्जाम्पल इंट्रिंसिक का, तो प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम के जो क्रिस्टल होते हैं, हमने मेटलर्जिकल प्रोसेस से अपनी अर्थ की क्रस्ट में से जब इनको एक अलग करा तो प्योर स्टेट में ये मिले हैं। तो प्योर स्टेट में इनका कोई खास यूज़ नहीं होता है। बट इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर अगर हम लोग कुछ डोपिंग कर दें, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ मिलावट कर दें, ये डोपिंग पढ़ाऊंगा अलग से, तो बन जाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेसिकली इंट्रिंसिक की हेल्प से ही बने हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो प्योर स्टेट में थे, इनमें आपने कुछ चीज़ ऐड करी, उस जिस चीज़ को आपने ऐड करा उसे डोपेंट बोलते हैं, है ना, और प्रोसेस जो है उसे डोपिंग बोलेंगे। तो कुछ चीज़ ऐड करके आपने क्या बनाया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया। इनको इम्प्योर सेमीकंडक्टर ही बोलते हैं। इम्प्योर बस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम में कोई दूसरा एटम भी ऐड कर रखा है, दैट्स इट। तो डोपिंग की जाती है यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। 2 तरह के होते हैं, ये एक्सट्रिंसिक का आगे क्लासिफिकेशन है, 2 तरह के होते हैं। कौन से टाइप की इम्प्योरिटी मिलाई है इसके हिसाब से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे 2 तरह के हैं। एक को बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक को बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब ध्यान से सुनना, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम 15th ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाते हैं। केमिस्ट्री में आपने इतना पढ़ रखा होगा कि 15th ग्रुप के अंदर ये वाले एलिमेंट आते हैं। नाइट्रोजन भी आता है स्टार्टिंग में, तो ये जो ये फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, ये 15th ग्रुप के अंदर आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं। तो 15th ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाएंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएंगे। इनको डोनर टाइप के सेमीकंडक्टर ही बोलते हैं। जब आप इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये पढ़ाया जाएगा कि जैसे आपने फॉस्फोरस का एक एटम ऐड करा, तो ये एटम आपके क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन गिफ्ट करके जाएगा, इसलिए क्या बोला, डोनर टाइप की इम्प्योरिटी। और 2 तरह के चार्ज कैरियर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपको। एक तो इलेक्ट्रॉन होते ही हैं हमेशा, इसके अलावा एक और नए टाइप का चार्ज कैरियर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जिसे होल बोलते हैं। क्या होते हैं होल, बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखें, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। इस तरह की इम्प्योरिटी को डोनर टाइप की इम्प्योरिटी बोलते हैं। और इसमें मेजॉरिटी में, ज़्यादा संख्या में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव को अगर मैं वर्ड्स में लिखूँ तो क्या लिखा रहेगा, ऐसे नेगेटिव लिखा जाएगा। तो नेगेटिव का जो ये एन है ना, इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, एन टाइप। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज कैरियर वाले जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा होते हैं।
तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग ज़्यादा होती है और माइनॉरिटी में होते हैं होल्स। होल्स की संख्या काफ़ी कम होती है इनमें। इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, आपको पी टाइप मिल जाएंगे। पी टाइप में क्या करेंगे, 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करके क्या ऐड करते हैं, 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ठीक है, तो 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी में 13 ग्रुप में क्या आता है, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, ये सब आते हैं। अब जब इसे आप पढ़ोगे डिटेल में आगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जब आपने एल्यूमिनियम का एक एटम ऐड करा तो ये एटम आपके क्रिस्टल से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यानी एक्सेप्ट कर लेगा कि इलेक्ट्रॉन कुछ दे के नहीं जाएगा, कुछ ले लेगा आपसे। तो इसलिए इसे एक्सेप्टर टाइप की इम्प्योरिटी भी बोलते हैं। इसमें मेजॉरिटी चार्ज केयर्स होल्स होते हैं और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब होल्स पे आप पढ़ेंगे पॉजिटिव चार्ज होता है। होल्स पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के पी से उठा के हमने क्या यूज़ कर लिया, पी टाइप। तो इनके नाम उसी बिहाफ पे बने हुए हैं कि इनमें मेजॉरिटी में क्या होता है। तो एन टाइप में, एन टाइप नाम इसलिए, एन स्टैंड फॉर नेगेटिव। नेगेटिव किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कैरियर्स इसमें ज़्यादा होते हैं, इसलिए एन टाइप नाम पड़ा है। पी टाइप, पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इसलिए है ताकि उसमें होल ज़्यादा होते हैं, होल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सिंपल स्टोरी यही है कि जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम है, आप सोचो 14 ग्रुप में होते हैं केमिस्ट्री के अंदर सिलिकॉन जर्मेनियम। तो ये सिलिकॉन है, ये जर्मेनियम है। यहाँ पे मैंने बना दिया 13 ग्रुप के एक दो एलिमेंट, बोरॉन बना दिया, एल्यूमिनियम बना दिया ना, ऐसे और बना सकते हो। फिर मैंने बना दिया 15 ग्रुप, इसमें मैंने बना दिया फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, ये सब बना दिए। अब अगर आप 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी मिला रहे हो इनमें, तो आपको कौन से टाइप के सेमीकंडक्टर मिलेंगे, पी टाइप के। अगर आप 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी मिला रहे हो तो आपको कौन से मिलेंगे, एन टाइप के। यही लॉजिक यहाँ पे यूज़ किया गया है। एन टाइप के सेमीकंडक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज केयर्स नेगेटिव वाले होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पी टाइप को पी टाइप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं पॉजिटिव वाले होते हैं, यानी होल्स होते हैं। तो अपने 14 ग्रुप के अंदर अगर आप 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाओगे तो पी टाइप मिलेंगे और 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाओगे तो एन टाइप मिलेंगे। ठीक है, तो यही बात मैंने यहाँ पे बेसिक क्लासिफिकेशन में लिखी हुई है। ठीक, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि सेमीकंडक्टर के बारे में इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक क्या है और एक्सट्रिंसिक में ये दो टाइप कौन कौन से होते हैं। पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, बड़े इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं। स्टार्टिंग का जिसको ये अच्छे से आता होगा ना लेक्चर्स में, तो वो आगे के डिवाइसेस आराम से पढ़ पाएगा। रेक्टिफायर डिवाइस पढ़ोगे, 100% बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है कि रेक्टिफायर सर्किट्स क्या होते हैं, तो उनके बारे में, क्योंकि बाकी एलईडी, फोटोडायोड, सोलर सेल, ये तो अब आपके इस बार के सिलेबस में नहीं हैं। अगर आगे अपडेट होते हैं तो किसी ईयर वो बाद की बात है, बट फिलहाल इस बार के सिलेबस में आपके लिए रेक्टिफायर बड़ा इंपॉर्टेंट सर्किट है। और रेक्टिफायर पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पी टाइप, एन टाइप के सेमीकंडक्टर के बारे में अच्छे से जानते हो। इनको अलग अलग एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी ये पूरा चार्ट डिटेल में करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, और डिटेल में पढ़ेंगे कैसे कैसे इनका एनर्जी बैंड डायग्राम बनता है। और एक्सट्रिंसिक के अंदर ये एन टाइप, पी टाइप के बारे में डिटेल में पढ़ रहे होंगे, ताकि ये इनके हमको एन टाइप, पी टाइप के क्रिस्टल बनाने आ जाएंगे ना, तो इनको जोड़ के पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है, फिर उससे रेक्टिफायर कैसे बनाएंगे, वो सब चीज़ें सीख पाएंगे। तो आज आप लोग बेसिक क्लासिफिकेशन तक यहाँ तक कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो आई थिंक अगर नोट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो आपके सेमीकंडक्टर का ये जो क्लासिफिकेशन था इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, ये हमारा यहाँ तक पूरा हो गया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से बात को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।